एक ऐसी टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें हम डेट और टाइम को स्टोर करना चाहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि हम जिस कॉलम में डेट को स्टोर करेंगे उस कॉलम का डेटा टाइप क्या रखें। जैसे अभी तक हम लोग किसी स्ट्रिंग को स्टोर करते थे तो उसका डेटा टाइप हम लोग लेते थे वैर नंबर के लिए हमने इंटीजर ले लिया, फ्लोट ले लिया, ये सब हम ले सकते थे। उसी तरह से अगर हम डेट को स्टोर करें या सिर्फ टाइम को स्टोर करें तो फिर डेटा टाइप क्या लें। तो पहला ऑप्शन आता है स्ट्रिंग, भी एक हमारा वैलिड टाइप है। देखो किसी भी टाइप की वैल्यू को वैर कॉलम में स्टोर तो किया ही जा सकता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो वैल्यू हम स्टोर करने जा रहे हैं क्या उस पर फर्दर ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मैं किसी की सैलरी स्टोर करना चाहूँ तो वैर कॉलम में सैलरी स्टोर हो जाएगी क्योंकि सैलरी में डिजिट होंगी। वैर में करेक्टर आते हैं और डिजिट करेक्टर होता है। सब कुछ करेक्टर ही है, जो भी आप लिखते हैं, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो डिजिट हो, सब करेक्टर ही होता है। तो वैर कॉलम में तो किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो प्रॉब्लम कब आएगी कि मुझसे ये कहा जाए कि सैलरी 10% बढ़ा दो। अब वो नहीं बढ़ेगी क्योंकि वैर कॉलम में आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब नहीं कर सकते। आप पूरी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन उस एग्जिस्टिंग वैल्यू पर कुछ ऑपरेशन करके उसको अपडेट करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अब आप फिर क्या डिसीजन लेंगे कि वैर एक पॉसिबल तो है बट फिजिबल नहीं रहा सैलरी के लिए। तो इसलिए फिर आपको कहाँ जाना चाहिए, इंटीजर या फ्लोट टाइप के कॉलम पर जाना चाहिए क्योंकि वहां पर हम ये सब कर सकते हैं, है ना। अब मोबाइल नंबर, अक्सर जब मोबाइल नंबर की बात आती है तो हमारे दिमाग में इंटीजर आता है, ठीक है। और जब हमारे दिमाग में इंटीजर आएगा तो कई बार ऐसा होगा कि जब आपने 10 डिजिट का पूरा नंबर लिख दिया तो एरर आ जाएगी डेटा टू लार्ज करके, क्योंकि इंट की जो रेंज होती है माई एसक्यूएल में वो इतनी नहीं होती कि वो 10 डिजिट तक की वैल्यू स्टोर कर ले। 8 डिजिट तक की वैल्यू को वो आसानी से स्टोर कर सकता है इंटीजर। तो या तो फिर आपको इंट की जगह उससे बड़ा क्या होता है, बिग इंट। आपको बिग इंट के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर आप 18 डिजिट तक की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक। दूसरा, आप ये भी सोचिए कि मोबाइल नंबर एक बार किसी पर्सन का स्टोर आपने टेबल में किया है तो क्या उस पर कोई ऑपरेशन करना पड़ सकता है अदर देन रिप्लेस करना। क्या मोबाइल नंबर में कभी ऐसा होता है इतना परसेंट बढ़ा दो, इतना घटा दो, इतना जोड़ दो, पूरे रिप्लेस होगा अगर होगा तो वहां पर बैरकर एक सही ऑप्शन हो सकता है। वहां पर आपको इंटीजर पे जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको इससे बड़ा इंटीजर लॉन्ग इंटीजर पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वहां पर बैरकर एक सही ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है अगर मैं मोबाइल नंबर को स्टोर करना चाहता हूँ, आधार नंबर स्टोर करना चाहता हूँ, अकाउंट नंबर स्टोर करना चाहता हूँ, बैलेंस नहीं। बैलेंस तो प्लस माइनस होता रहेगा। समझ में आ रही कहानी। चलिए, तो अब इसी तरह से आज का क्वेश्चन होगा कि अगर मुझे डेट स्टोर करनी है तो क्या डेट को वैरकर कॉलम में स्टोर किया जा सकता है। आंसर इज यस। वैरकर कॉलम में तो आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर ही सकते हैं। अब आप अपने आप से ये पूछिए कि उस डेट को रिप्लेस करने के अलावा क्या आपको उस पर कोई और ऑपरेशन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, डेट के अंदर हमारे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, डे हो सकता है। अब मान लीजिए मैंने वैरकर में रखा और मुझसे कहा गया मुझे ना बस ईयर निकाल के दो। अब वैरकर कॉलम में अगर कोई वैल्यू रखी है उसे क्या पता ईयर किसे कहते हैं। उसे तो सब करेक्टर है, सब एबीसीडी है उसके लिए। तो अगर ये ऑपरेशन करने की आपकी नीड है तो वैरकर एक सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप वैरकर कॉलम में जो भी लिख रहे हैं वो करेक्टर है। वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि क्या चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास एक दूसरा टाइप अवेलेबल है माई में जिसका नाम है डेट डेटा टाइप। तो डेट नाम से जो डेटा टाइप होता है उसका पर्पज यही है कि अगर आप कभी डेट को स्टोर करना चाहते हैं और उस पर डेट से रिलेटेड ऑपरेशन करें कि डेट में से मंथ को एक्सट्रैक्ट करना, उसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट करना, डेट वाले दिन डे क्या था, मंडे था, ट्यूसडे था, ये पता करना। तो ये सारे ऑपरेशन आप तब कर पाएंगे जब आपका कॉलम का डेटा टाइप क्या हो, डेट डेटा टाइप।
इसी तरह से अगर आप टाइम की बात करना चाहते हैं कि मेरे पास एक कॉलम है जिसमें मैंने टाइम स्टोर किया है, ठीक है, तो टाइम को भी तो आप स्टोर कर सकते हैं वेरिकेर में। लेकिन अगर आप टाइम के अंदर से मिनट, आवर, सेकंड अलग अलग निकालना चाहते हैं तो फिर आपको एक दूसरा डेटा टाइप यूज करना होगा जिसका नाम क्या है, टाइम डेटा टाइप। तो माई एसक्यूएल के अंदर हमारे पास 3-4 डेटा टाइप्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं, जो डेट या टाइम को स्टोर करते हैं। अब किस तरह की रियल लाइफ एप्लीकेशन में डेट और टाइम स्टोर होता होगा? बैंकिंग एप्लीकेशन, पहला आंसर। आप किसी को ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन का डेट और टाइम तो स्टोर होगा ही ना, कि ट्रांजेक्शन किस दिन हुई थी और किस तारीख को हुई थी। ठीक है। आप अपना कोई भी एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं तो अक्सर एप्लीकेशन दिखाती है लास्ट लॉगिन आपने अब किया था। ठीक है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां पर डेट और टाइम की जरूरत पड़ती है। किसी के पास ईमेल आया तो वहाँ टाइम लिखा होता है। मैसेजिंग एप्लीकेशन मैसेज आया, टाइम लिखा होता है। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप आया, टाइम लिखा होता है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहाँ पर डेट और टाइम की जरूरत पड़ती है हमारे लिए। ठीक है। तो अब हम 3 कॉलम या 3 डेटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं अभी। एक का नाम है डेट डेटा टाइप, एक का नाम है टाइम डेटा टाइप। इसमें सिर्फ डेट स्टोर होगी, इसमें सिर्फ टाइम स्टोर होगा, और एक होता है डेट टाइम डेटा टाइप। इसमें दोनों चीजें एक साथ स्टोर हो जाती है। डेट टाइम डेटा टाइप, डेट टाइम डेटा टाइप के इक्विवेलेंट ही एक और डेटा टाइप है टाइम स्टैम्प डेटा टाइप। तो अभी लोअर केस अपर केस मत देखो, इन दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है। तो टोटल ये 4 डेटा टाइप्स अवेलेबल है माइस्क्वेल के अंदर, डेट और टाइम पर अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो। ठीक है। तो कोई एक टेबल बनाकर इनको समझने की कोशिश करते हैं, बेटर होगा। तो मान लीजिए एक टेबल बना ली मैंने। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम मान लीजिए मैंने कर दिया ट्रांजैक्शन, कोई भी एक नाम ले लो। और इसमें मैं स्पेसिफिक 3 ही कॉलम बनाता हूँ, उनका नाम आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो मान लीजिए पहले कॉलम का नाम मैंने रख दिया माई डेट, डेट नाम से, माई डेट नाम से एक कॉलम बना दिया। कॉलम का नाम क्या रखना है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप डेटा टाइप क्या रख रहे हैं। तो डेटा टाइप में रख रहा हूँ यहाँ पर डेट, तो डेट नाम से डेटा टाइप। उसके बाद माई टाइम नाम से मैंने एक दूसरा कॉलम बनाया, इसका डेटा टाइप मैंने रखा टाइम डेटा टाइप। इस कॉलम में सिर्फ टाइम स्टोर होगा, इसमें डेट वगैरह स्टोर नहीं होगी। ठीक है। तीसरा, जिसमें हम एक ही कॉलम में दोनों चीजें अगर स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने उसका नाम कर दिया माई डेट टाइम, माई डी टी करके। और इस कॉलम का डेटा टाइप कर दिया मैंने डेट टाइम डेटा। ठीक है। ऑब्वियसली अगर मैंने डेट टाइम डेटा टाइप का कोई ये कॉलम बना रखा है तो बाकी दोनों की जरूरत ही नहीं है। इसी के अंदर डेट भी आ जाती है, इसी के अंदर टाइम भी आ जाता है। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ कि अगर कभी आपको इंडिविजुअली सिर्फ और सिर्फ डेट ही स्टोर करनी हो तो फिर वहाँ डेट डेटा टाइप से ही काम हमारा हो जाता है। ठीक है। चलो, टेबल बनकर तैयार हो गई। अब रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होगा उसकी बात करते हैं। तो डेट को, टाइम को स्टोर करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आप एज ए स्ट्रिंग अपना डेट और टाइम इनमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो लिखते समय आपको फैसिलिटी है कि आप स्ट्रिंग की फॉर्म में, स्ट्रिंग डबल कोट सिंगल कोट के अंदर लिख सकते हैं, बट इंटरनली वो डेट फॉर्मेट में ही स्टोर होगा, वेर कैर में स्टोर नहीं होगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आप एज इंटीजर इंसर्ट करते समय इंटीजर में भी डेट और टाइम को बता सकते हैं, लेकिन जब वो इंसर्ट होगा तो डेट फॉर्मेट में ही इंसर्ट होगा। और तीसरा ऑप्शन है कि आप सिस्टम का डेट और टाइम स्टोर कर। ज्यादा बार हमें तीसरे वाले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई ट्रांजेक्शन वगैरह होती है
तो वहां पर हम नहीं बताते हैं ना कि डेट क्या है आज की और टाइम क्या है, अपने आप वो सर्वर का डेट और टाइम पिक करता है हमारा। तो हम सिस्टम का डेट टाइम फैच करके कैसे स्टोर करेंगे टेबल के अंदर, ये तीसरा और सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका होता है। ठीक है, तो एक एक करके तीनों को समझते हैं और इसके रिलेटेड कुछ यूज केसेस भी मिलेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, ट्रांजैक्शन वैल्यूज। तो सबसे पहले एज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन हम इंसर्ट करते हैं। तो एज ए स्ट्रिंग आप जब भी डेट लिखेंगे तो पहले आपको क्या लिखना है, ईयर लिखना है, फिर आपको मंथ लिखना है, फिर आपको डे लिखना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको अपना रखना होगा। पहले आपको ईयर लिखना होगा, तो मान लीजिए लिख दिया मैंने 2022। उसके बाद उसी स्ट्रिंग के अंदर ही आप मंथ को लिखेंगे डैश से सेपरेट करते हुए। तो माई स्क्वेल का जो फॉर्मेट है डेट को स्टोर करने का, वो है वाई डैश एम डैश डी डी। ये माई स्क्वेल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो कि हर डेटाबेस पैकेज का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ऑरेकल का अलग हो सकता है, किसी तीसरे का अलग हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अपना मंथ बताएंगे। तो मान लीजिए मैं लिख दिया 10, तो मतलब अक्टूबर की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर 10। तो 10 अक्टूबर, एक काम करते हैं, इसको 25 कर देते हैं। ठीक है, तो मंथ तो 25 नहीं हो सकते, मंथ तो हमारा 1 से लेकर 12 तक ही होगा, और ये हमारा 1 से लेकर 31 तक हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, 25 अक्टूबर 2022। ठीक, उसके बाद कॉमा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम। टाइम को भी एज ए स्प्रिंग लिखा जा सकता है। तो एज ए स्प्रिंग मैंने टाइम लिखना होगा। सबसे पहले टाइम की जो बड़ी यूनिट होती है जनरली हम यूज करते हैं आवर, एच। ठीक है, तो मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर 10 बजकर। उसके बाद कॉलोन एम, मिनट लगाएंगे, मान लीजिए 11 मिनट, कॉलोन सेकेंड लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए 12 सेकेंड। ठीक, ऐसे करके लिख दिया। अब उसके बाद आता है तीसरा कॉलम, जिसमें डेट और टाइम दोनों हम एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्प्रिंग में पहले अपनी डेट लिखेंगे। अब जरूरी नहीं है जो डेट आपने यहाँ लिखी है वही लिखनी होगी, आप ये अलग लिख रहे हैं कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर 1990 फरवरी 15। अब इसी में आपको टाइम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, स्पेस, स्पेस देकर अब आप अपना टाइम लिखेंगे। मान लीजिए लिख दिया 10 11 12। तो ये हमारा इस टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। ये हमारा पहले वाले कॉलम में इंसर्ट हो जाएगा जो डेट टाइप का है, ये हमारा दूसरे कॉलम में इंसर्ट होगा जो टाइम टाइप का है, और ये तीसरे कॉलम में इंसर्ट होगा जो हमारा डेट टाइम टाइप का। क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अगर मैं इसको पैच करके दिखाऊं, ये आ गया आपका। अच्छा, अब हमें ये कहा गया कि जब आप इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करते समय मान लीजिए आप जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था डेट लिखने का, डैश के साथ सेपरेट करना ईयर मंथ और डे को, उसकी जगह आपने स्लैश यूज कर लिया, और चेंज देखने के लिए मैंने यहाँ बदल दिया, है ना। मैंने यहाँ पर मान लीजिए कर दिया जनवरी, है ना, 9 जनवरी 2021 कर दिया, एरर नहीं आई। लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ फ्लाइट क्वेरी चलाकर, तो आप देखो इंटरनली उसने डैश में ही कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट माई स्क्वेल का
ईयर, डेट और टाइम, ये वाला वो पहले से सेट है। तो डेट के साथ डैश चलेगा, टाइम के साथ कॉलन चलेगा। ठीक है। टाइम में कोई और सेपरेटर आप नहीं दे पाएंगे, बट डेट के लिए आप डैश की जगह स्लैश लगा सकते हैं, या एक दो और लगा सकते हैं जो डेट में जनरली हम यूज करते हैं। तो उनमें से कोई भी लगाएंगे तो चलेगा। बट इंटरनली जब माइस्क्ल में वो डेट स्टोर होती है तो अपने ही डैश फॉर्मेट में स्टोर हमारी होती है। अब आप ऐसा कहेंगे कि नहीं सर, पहले मुझे मंथ चाहिए, फिर डे चाहिए, फिर ईयर चाहिए, तो आपकी सुनी नहीं जाएगी। इंटरनली माइस्क्ल का यही फॉर्मेट है। आपकी कब सुनी जाएगी? जब आप कहेंगे नहीं मैं तो पहले मंथ दिखाना चाहता हूँ फिर डे दिखाना चाहता हूँ। तो आप सेलेक्ट क्वेरी को कह सकते हैं कि सेलेक्ट क्वेरी, हमें जो डेटा चाहिए उसमें पहले हमें ईयर चाहिए, या पहले मंथ चाहिए, या पहले डेट चाहिए, वो फिर आप सेलेक्ट करते समय डिसाइड कर सकते हैं। तो डेट की फॉर्मेटिंग स्टोर करते समय नहीं है, स्टोर करते समय माइस्क्ल अपनी ही चलाएगा, फैच करते समय होगी। जब हम फैच करेंगे तो हम अपनी चला सकते हैं, और जैसे चाहें वैसे डेट को फैच करके दिखा सकते हैं, जिस फॉर्मेट में चाहें उस फॉर्मेट में फैच करके हम अपना दिखा सकते हैं। ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, ये माइस्क्ल का फॉर्मेट है। माइट भी ऑरिकल में अलग फॉर्मेट हो, किसी और में अलग हो। हर कोई अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट को नहीं बदलने देता है। सिर्फ फैच करते समय ही आपको अलाउ है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस पैकेज के अंदर। ठीक है। तो आप 29 फरवरी के आप कुछ भी लिख दो यहाँ पर। जैसे मंथ है, मंथ कभी 20 हो ही नहीं सकता भाई, मैक्सिमम 12 ही तो होंगे मंथ हमारे। तो ऐसे फरवरी वाला केस होगा, है ना। तो अब अगर मैं ऐसा कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ डेट में जो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो इनकरेक्ट डेट वैल्यू, इस तरह से आपका एरर मैसेज लिख कर आएगा। पढ़ेंगे उसको अभी। चलो, अब एक और इसमें हमें यूज केस दिया गया, वो ये कि जब आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करते समय जो ईयर है, आप इसके 4 डिजिट ना लिखकर 2 डिजिट लिखेंगे लास्ट के, तब भी वो ईयर कंसीडर कर लेता है। ठीक है, क्योंकि हम जनरली एज लेमैन लास्ट के 2 डिजिट भी यूज कर लेते हैं, है ना, डेट लिखने के लिए। ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए लिख देता हूँ सिर्फ 22, यहाँ पर 12 कर दिया, यहाँ पर 15 कर दिया, सिर्फ एक बदल के देखा मैंने, है ना। तो देखते हैं क्या ये 22 को हमारा स्टोर करता है या नहीं करता है। तो इसके पहले क्या अपने आप से कुछ लगाएगा या नहीं लगाएगा? अपने आप से लगाएगा तो क्या लगाएगा? रो इंसर्ट हो गई हमारी, अपने आप से उसने क्या लगा दिया, 15, 12, ये रहा, 20 लगा दिया। पर ये थोड़ा सा गलत लग सकता है आप लोगों के लिए। मान लो कोई इंसान 100 साल बाद माई एसक्यूएल पढ़ रहा है, वो क्यों कहेगा कि 20 लगाओ, वो तो बोले 21 लगाओ। और किसी इंसान ने आज से 50 साल पहले जब पढ़ी होगी तो वो क्यों लगाएगा 20, वो चाहेगा 1900 लगे। तो जो आप कह रहे हैं माई एसक्यूएल कोई नेचुरल प्रोडक्ट थोड़ा ना है जो जमीन से प्रकट हो रहा है, इंसान बना रहा है इसे भी, तो इंसान बदल देंगे फिर उसको। समय के साथ माई एसक्यूएल के पीछे का इंजन बदला जाएगा। अब मान लीजिए किसी ने नया कैलेंडर बना दिया कि 20 महीने होने लगे कैलेंडर में, अब तो माई एसक्यूएल में थोड़ी करेगा, माई एसक्यूएल का इंजन बदल देंगे, 20 महीने का कैलेंडर चलना शुरू हो जाएगा हमारा। भाई पहले भी तो 12 महीने कैलेंडर नहीं होता था, पहले भी तो 10 महीने का होता था, अभी तो होने लगा 12 का, है ना। तो उस समय जब पढ़ते होंगे लोग, उस समय 10 महीने कैलेंडर के साथ चलाते होंगे। अभी तो होने लगे हैं एक साल में 365 दिन, पहले तो ज्यादा होते थे, है ना। इन बातों का पाइथन और एसक्यूएल से मतलब नहीं है कोई, आप अपने लेवल पर रिसर्च करिएगा। ठीक है। बहरहाल अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर इन्होंने एक अपना चेक पॉइंट लगा रखा है, और आई गेस वो चेक पॉइंट 70 है। अगर मैं 70 लिख रहा हूँ
यहाँ तो मैंने मंथ ज्यादा दे दिया ना। तो 70 के साथ चल रहा है, और 70 के केस में क्या लगा रहा है, 90। लेकिन अगर मैं 70 की जगह 69 कर दूं, एक ही तो ईयर कम करा है भाई, तो क्या लगाने लगा, 20 लगाने लगा। यानी कि अगर ईयर 00 से लेकर 69 तक लिखा हुआ है तो उसका प्रीफिक्स लगेगा 20। और अगर ईयर की वैल्यू 70 से लेकर 99 तक है तो उसके पहले प्रीफिक्स लगेगा 19। ऐसा माई एसक्यूएल ने माना हुआ है। जरूरी नहीं है कि ऑरेकल वाला ये बात मानता है, जरूरी नहीं है आईबीएम का डेटाबेस ये बात मानेगा, सबके अपने अपने स्टैंडर्ड हो सकते हैं। और जरूरी नहीं है वो सब लोग टू डिजिट का ईयर मानेंगे ही मानेंगे। तो ये माई एसक्यूएल का अपना एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ईयर को 2 डिजिट में रखते हैं तो ईयर की वैल्यू 00 से लेकर अगर 69 तक आई तो जो प्रीफिक्स लगेगा वो अभी 19 लग रहा है। और अगर ईयर की 2 डिजिट में 70 से लेकर 99 तक आया तो जो प्रीफिक्स लगेगा वो 20 लगेगा। ये 20 और यहाँ पर 90। तो 50 साल बाद जो लोग माई पढ़ने आएंगे वो MySQL 8 थोड़ी पढ़ रहे होंगे, MySQL के वर्जन नहीं बदलेंगे। हो सकता है जब तक MySQL का 30 वर्जन आ चुका हो, 31वां वर्जन आ चुका हो, उस समय बदल देंगे ये बात। समय के साथ चीजें बदल रही हैं, बदलेंगे। पहला तरीका हो गया एज ए स्ट्रिंग, अगर हम स्टोर करना चाहते हैं डेट और टाइम तो कर सकते हैं। दूसरा, एज इंटीजर भी हम डेट टाइम को स्टोर कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू डेट। तो जब हम डेट को स्टोर करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ईयर लिखिए अपना। मान लीजिए आपने लिख दिया 1995, स्ट्रिंग नहीं है, एज इंटीजर। उसके बाद फिर आप लिखेंगे अपना मंथ, अक्टूबर। फिर लिखेंगे अपनी डेट, मान लीजिए 11। तो इसका मतलब लगा 1995 10 अक्टूबर, सॉरी 11 अक्टूबर, ठीक है। कॉमा, टाइम 10:11:12। बीच में कोई कॉलॉन नहीं, कोई स्पेस नहीं, कोई डैश नहीं, लगातार लिख। लेकिन पता होना चाहिए पहला क्या है, फिर उसके बाद का क्या है, उसके बाद का क्या है। डेट और टाइम, मान लीजिए 2022 जनवरी, या चलो आज के तारीख डाल देते हैं 10 अक्टूबर, और सॉरी अक्टूबर और 9 तारीख हो गई, ठीक है। 09 नहीं लिखना है, सिर्फ 9 लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब, नहीं इसी में चल रहा था ना, टाइम 10:11:12, कोई स्पेस नहीं। इंटीजर की फॉर्म में लिखेंगे तो स्पेस नहीं, ठीक है। तो देखो कहाँ एरर आई, लास्ट वाले में एरर आई, क्या गलती है। ये ईयर हो गया, ये मंथ हो गया, और ये 10:11:12। 09 लगा। तो अब सेलेक्ट करके देखेंगे तो ये आ गया। ये तरीका सही है, बट रीडेबिलिटी के मामले में तो बहुत बेकार है। कुछ भी समझ में नहीं आया, किसी को अगर ये दिखा दो वो तो वो कभी नहीं समझ पाएगा आप क्या कह रहे हो। उसे पता ही होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो रीडेबिलिटी वाइज अगर हम देखें तो ये हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं रहा, लेकिन एक पॉसिबल वे है। कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हमें डेट और टाइम इंटीजर की फॉर्म में मिला हुआ है और हमें वही स्टोर करना पड़ रहा है। तो फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए MySQL में इंटीजर के साथ भी
इसको इंसर्ट करना रखा दे। लेकिन टेबल में जाकर देखोगे तो इंटीजर नहीं है, वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही हमारा ट्रांसफॉर्म होकर स्टोर हुआ है। अब तीसरा और सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका, सर जब भी कोई टेबल में टाइम और डेट आएगा तो हम नहीं बताएंगे ना कि डेट क्या चल रही है, टाइम क्या चल रही है। हम तो सिस्टम की डेट और सिस्टम के टाइम स्टोर करना चाहेंगे। अब सिस्टम में गलत है तो गलत इंसर्ट हो जाएगी। तो जब भी आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं या किसी बैंक की एप्लीकेशन से पेमेंट करते हैं तो वो आपके मोबाइल का डेट और टाइम नहीं उठाता है, वो सर्वर का उठाता है ना। तो सर्वर पे गलत है तो वो गलत है, तो ठीक है। ये वाली एरर रिमूव हुई, यहाँ पर जो डेट मैंने लिखी थी वो 9 लिखी थी, तो 09 कर दी। तो डेट अगर सिंगल डिजिट वाली थी तो उससे पहले 0 लगा दी। तो अब फिर से इंसर्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो हमारे जिस कंप्यूटर पे हमारी क्वेरी चलेगी उस कंप्यूटर से डेट टाइम लाकर देने वाला काम करते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक फंक्शन है, अगर मुझे सिर्फ डेट पता करनी है तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट करंट डेट। तो करंट डेट मेरे कंप्यूटर में जो भी सेट होगी वो आ जाएगी। मुझे अपने कंप्यूटर का टाइम अगर सेलेक्ट करना है, अभी मैं सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, अभी मैं टेबल में इंसर्ट करना भी सिखाऊंगा। पहले मैं अलग से सिखा रहा हूँ कि अगर मुझे सिस्टम की डेट अगर कभी प्रिंट करानी हो क्वेरी लिखकर तो सेलेक्ट कमांड के बाद करंट डेट फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। टाइम चाहिए तो करंट टाइम नाम का फंक्शन होता है MySQL के अंदर, इससे हमारा सिस्टम का जो अभी टाइम चल रहा होगा वो आ जाएगा 9:29:24। और अगर मुझे दोनों चीजें एक साथ चाहिए मिलाकर तो उसके लिए नाउ नाम का फंक्शन होता है। नाउ फंक्शन हमारे सिस्टम का डेट और टाइम दोनों को कंबाइन करके एक साथ दिखाता है। अब सर इन्हीं फंक्शंस का यूज हम इंसर्ट क्वेरी में करना चाहते हैं, है ना। तो अब लिखेंगे यहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यू। अब जो पहला वाला कॉलम है वो डेट कॉलम है, तो डेट को बैच करने का फंक्शन कॉल कर दीजिए यहाँ पर करंट डेट। करंट डेट फैच होकर आएगी और पहले वाले कॉलम में स्टोर हो जाएगी। दूसरा वाला टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट टाइम फंक्शन कॉल कर दीजिए, करंट टाइम आ जाएगा। तीसरा वाला दोनों को स्टोर कर रहा है, नाउ फंक्शन कॉल कर दीजिए। अब आप देखेंगे चला कर, ये देखो लास्ट को जो आई होगी वो सिस्टम का डेट टाइम कर देगी। जी नहीं, टाइम स्टैम्प और डेट टाइम एक ही है, कोई खास फर्क नहीं। टाइम स्टैम्प में एक छोटा सा फायदा होगा, उसमें आपको सेकंड के आगे कीमत मिल जाती है। सेकंड से आगे अगर आपको चाहिए, माइक्रो सेकंड नैनो सेकंड जो होते हैं वो आपको वहाँ मिल जाते हैं। चलिए, तो अब मुझे डेट को स्टोर करना आ गया। डेट का टाइम का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें पता चल गया माई स्क्वेल में क्या होता है। अब हम फैच करना चाहते हैं, तो फैच करते समय हम अपने हिसाब से फैच कर सकते हैं, जैसे करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन करते समय जब आप डेट लिखेंगे तो एज ए स्ट्रिंग लिखेंगे। जैसे आप
बैंक की एप्लीकेशन चलाते हैं तो लास्ट 3 मंथ का स्टेटमेंट आपको चाहिए, या इस तारीख से इस तारीख तक का स्टेटमेंट चाहिए। तो वो क्वेरी अगर मुझे यहाँ पर लिखनी होगी तो कैसे करेंगे, क्योंकि ज़्यादा यूज होने वाली क्वेरी है कि मुझे इस डेट से इस डेट तक का डेटा दिखा दो, है ना। तो इस डेट से इस डेट तक का डेटा दिखा दो, तो सबसे ज़्यादा सही तरीके से लिखने का तरीका होगा बिटवीन ऑपरेटर लगा दो। बिटवीन, बिटवीन में दो डेट लगाओगे और डेट को लिखोगे कैसे यहाँ पर, एज ए स्ट्रिंग। अब जैसे मुझे यहाँ पर डेटा चाहिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, मुझे 10 अक्टूबर 2022 का डेटा चाहिए। 10 अक्टूबर 2022 का डेटा चाहिए, क्या यहाँ डेटा 10 अक्टूबर 2022 का, ठीक है। तो 10 अक्टूबर 2022 का तो डेटा ही नहीं है कोई, 9 अक्टूबर का है, 9 अक्टूबर 2022 का डेटा है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर माई डेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो डेट लिखोगे वो एज ए स्ट्रिंग ही लिखोगे, 2022 डैश 10 डैश 20। अब आप बोलो नहीं, मुझे एक काम करो, पूरा अक्टूबर का डेटा दे दो, अक्टूबर 2022 का पूरा डेटा दे दो, जिसमें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और भी रिकॉर्ड होंगे तो वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, वेयर माई डेट इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, और यहाँ पर क्या लगा दो अपना, डेट ये हो गया, और यहाँ पर टाइम लगा दो, है ना, सॉरी यहाँ पर अपना डे लगा दो, 1 अक्टूबर 2022 से बड़ी डेट जहाँ भी होगी वो डेटा मेरा आ जाएगा। क्या चीज, एक एक करके मैं देखता हूँ क्या कह रहे हैं, पहले तो देखो जो मेरा रिजल्ट आया वो सही नहीं आया। माई डेट ग्रेटर देन 2022 प्लस 1, तो आप रिजल्ट देखो, क्या आपका रिजल्ट, क्या आप ध्यान से देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लगेगा गलत रिजल्ट आया है, क्योंकि हमारे दिमाग में अक्टूबर बैठा हुआ है, अक्टूबर 2022, क्यों 2022 अक्टूबर के बाद नवंबर नहीं आएगा, दिसंबर नहीं आएगा, 2023 24 25 नहीं आएंगे, सब भी तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो रिजल्ट तो सही है, ध्यान से देखो रिजल्ट में क्या कमी है, क्या ये वाली क्वेरी इस वाले रिकॉर्ड को सेटिस्फाई कर रही है, हमने कहा बिल्कुल कर रही है। ये 2022 दिसंबर आ गई, ये आप 2069 में चले गए, तो अब आपको फिर क्या यूज करना चाहिए, बिटवीन, कि मुझे अक्टूबर 2022 का ही डेटा चाहिए बस, है ना। तो मुझे साथ में बताना पड़ेगा एंड माई डेट इज लेस देन दिस, तो जब एक ही कॉलम पर दो लगाने हो तो बिटवीन का यूज कर सकते हैं। आप बिटवीन यूज नहीं करना चाहते मत करिए, 2 बार लिख दीजिए माई डेट ग्रेटर देन दिस एंड माई डेट लेस देन दिस, तो भी चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, माई डेट बिटवीन दिस एंड 2022 डैश दिस, अक्टूबर कितने का होता है, 31 का होता है तो सही, नहीं होता होगा तो एरर आ जाएगी। तो सही तो पहले भी था, सही तो अभी भी है, तो आपको देखना है। अंकित बंसल, क्या पूछना चाहते हो बताओ। सर बता दिया वो आपने, बिटवीन और एंड वाला, इसी से रिलेटेड था वो। चलिए, तो अब हमें डेट से रिलेटेड, माई डेट के अंदर कहाँ ये, हाँ हाँ, नहीं तो इसमें जो करी होगी वो इसमें आई होगी,
जो इसमें करी होगी वो इस वाली आई होगी। भी हमने जब इंसर्ट करा होगा तो इसमें ये थोड़ी कहा था कि ये वाली और ये वाली सेम होनी है, हम इनको अलग अलग कर रहे थे इसलिए अलग अलग स्टोर हो रही है। तो जब मैंने इंस्टोर करी होगी ये वाली तो उसी समय नहीं करेगी। तो जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 1995 की इंसर्ट करी है और यहाँ पर 2022 करी है। चलो अब फॉर्मेटिंग की बात करते हैं कि डेट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं डेट को फॉर्मेट करने के, और थोड़ा सा याद करने वाली, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से याद अपने आप हो जाती हैं। बट इनिशियली कुछ चीज़ें हमें थोड़ी सी याद करके, याद ध्यान करके करनी पड़ेंगी। हमारे पास पहला रास्ता है डेट और डे टाइम से रिलेटेड कुछ फंक्शन, आप उन्हें याद कर लो। या हमारा सी वाला स्टाइल फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर शॉर्ट होते हैं लेकिन याद फिर भी करने पड़ेंगे। फंक्शन के नाम रीडेबल ज़्यादा होते हैं, उन्हें समझने में, रटने में प्रेशर नहीं पड़ता है ना, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, ये उसको समझाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ये देखो, ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमारे यूज होते हैं डेट और टाइम में। ये तो आपको मैंने पढ़ा ही दिया, शुरू के 3 पढ़ा दिए, ठीक है। अब आपको किसी भी डेट कॉलम से डे पता करना है क्या है, तो डे नाम का फंक्शन आप इस काम को कर सकते हैं। मैं फटाफट से इनको करके दिखाता हूँ। फिर नीचे है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ABCD, इस तरह से आपके लोअर केस अपर केस सब में, इनसे भी कुछ ना कुछ डेट में से एक्सट्रैक्ट होकर आता है, ठीक है? तो मैं पहले यहाँ से पढ़ता हूँ। डे निकालना है, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट डे फंक्शन। अब डे फंक्शन के अंदर आप क्या पास करते हैं, कोई ऐसा कॉलम पास करते हैं जिसमें हमारा डे अवेलेबल है। तो या तो डेट कॉलम में होगा या डेट टाइम में होगा, टाइम में तो होगा ही नहीं, है ना। तो या तो इसमें डेट कॉलम पास कर देना, क्या था माई डेट, या जो माई डी वाला कॉलम था वो पास कर देना। चलो मैंने यहाँ पर माई डेट पास कर दिया। सेलेक्ट डे माई डेट फ्रॉम, कहाँ मिलेगा ये कॉलम, ट्रांजेक्शन टेबल। तो अब इस डेट कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं, हर वैल्यू में से सिर्फ डे निकाल कर मुझे दे दे, ठीक है। 25 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 25 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, सिर्फ डे आ गया। यानी कि जो DD वाला पोर्शन होता है वो निकल कर आ गया। तो सर ऐसे ईयर नाम का फंक्शन भी है, मंथ नाम का फंक्शन भी है, हमने कहा होना तो चाहिए। मान लीजिए कॉमा लगाकर मैंने मंथ लिख दिया, इसी कॉलम से मंथ निकाल दो, इसी कॉलम से ईयर निकाल दो। अब आप इसको ऐसे दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं होगे। कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जब मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करते हैं, उनको कंबाइन करके दिखाना हो तो कॉन्कैट से दिखा सकते हैं। आज जरूरत पड़ गई, ये 3 कॉलम अलग अलग नहीं दिखाने हैं, मुझे एक ही दिखाना है, ठीक है। और कैसे करेंगे इस काम को, देखो अब आप अपना फॉर्मेट सोचो कि पहले क्या दिखाना चाहते हो। हमने कहा पहले हम डेट दिखाएंगे, फिर मंथ दिखाएंगे, फिर ईयर दिखाएंगे। तो अब देखो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट कॉन्कैट, कॉन्कैट के अंदर डे फंक्शन, और डे फंक्शन के अंदर अपना माई डेट, कॉमा, स्ट्रिंग में। अब आप बताओ स्लैश दिखाना चाहते हो कि डैश दिखाना चाहते हो, जो दिखाना चाहते हो यहाँ लगा दो आप अपना। हमने कहा चलो डैश लगा देते हैं, स्लैश लगा दो, कॉमा, फिर मंथ, माई डेट। अब यहाँ भी स्लैश ही लगाओ तो देखने में अच्छा लगेगा, लगाने को तो आप कुछ भी लगा सकते हो, आपके हाथ में है। और यहाँ पर एज,
है ना। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, कोई भी दे दो नाम अपना। न्यू डेट करके मैंने दे दिया फ्रॉम। तो फिर तो सर अब तो कुछ भी बन जाए, हमने कहा यही तो फैसिलिटी है कि आप क्या कर सकते हैं, स्टोर करते समय कुछ नहीं कर सकते, फैच करते समय आपके मन की चलेगी। अब आपको जो दिखाना है वो दिखाओ, अभी तो मैंने 3 पढ़ाए हैं, तो मुझे लगता है मुझे सारे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, इसी तरह से जो बाकी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ सकते हैं। मुझे पता करना है कि 25 अक्टूबर को दिन क्या था, सोमवार था कि मंगल था कि बुध था कि बृहस्पति था, क्या था। तो हमारे पास उसका फंक्शन भी है। ठीक है। डे नेम तो मैं सिर्फ एक ही करके दिखा दे रहा हूँ, है ना, बाकी आप अपना करते रहना। मैं सीधा उसका फॉर्मेट वाला दिखाऊंगा, है ना, वो थोड़ा सा आ जाए सही रहेगा। काम करो, इनके साथ साथ डेट भी लिख दो। देखो 25 अक्टूबर को ट्यूसडे था, आज क्या है, 9 अक्टूबर, संडे है। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि सर इतना पूरा इतना दिखाने का स्पेस नहीं है, बस शुरू के 3 दिखा दो, टी यू ई, आगे का छोड़ो। स्टैट दिखा दो, डे की जरूरत ही नहीं है। तो फिर तो फॉर्मेटिंग बहुत सारी है, कोई लिमिट ही नहीं है फॉर्मेटिंग की, कितना फॉर्मेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये सब आप अगर चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ने चाहिए। ठीक है, जैसे आपको वीकडे के नेम अभी जो मैंने दिखाए, मैंने बोला कि वो एब्रीवेटेड चाहिए, तो एब्रीवेटेड मतलब स्टार्टिंग के आ जाएंगे बस, लास्ट के नहीं आएंगे। तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज। कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो सीखो। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर से डेट कैसे फॉर्मेट करेंगे, उसका अलग तरीका है। अभी जो मैंने सिखाया है वो कैसे सिखाया है, डेट और टाइम के अपने फंक्शंस हैं, उनसे कैसे फॉर्मेट हम कर रहे हैं, उनको कॉल करके कर रहे हैं। अब डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट नाम का एक फंक्शन होता है जो फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू आपके डेट और टाइम को फॉर्मेट करके देता है। तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट। एक ही फंक्शन याद रखना है अब आपको, ऊपर आपको कई फंक्शन याद करने पड़ेंगे। डे नेम अलग है, उसके बाद ये अलग है, डे अलग है, मंथ अलग है, ईयर अलग है, वीक अलग है। अब आपको एक ही फंक्शन याद रखना है बस, एक ही है, डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट। तो बढ़िया है, हमने कहा बढ़िया नहीं है। अब इसके अंदर इसे कैसे बताओगे कि मुझे यही चाहिए वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। कैसे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट क्या पास करेंगे, अपना डेट कॉलम। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माई डेट, और एज ए सेकेंड आर्गुमेंट आप क्या पास करते हैं, स्ट्रिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर, आपने दिया परसेंटेज ए। परसेंटेज ए क्या करता है, हमारा डे के नेम लेकर आता है, कौन से वाले, शॉर्ट वाले, जिनका स्टार्टिंग के 3 लेटर लिखे होंगे, फ्रॉम ट्रांजेक्शन। अब देखो आपको रटना पड़ेगा क्योंकि कोई सेंस नहीं आ रहा है, ए का डे नेम से क्या कनेक्शन है। अगर यहाँ डी लिखा होता तो कोई एक सेंस बन जाता। तो ए का मतलब एब्रीवेटेड है, ए का जो सेंस इन्होंने बताया है वो है एब्रीविएटेड, एब्रीविएटेड डे नेम। अब सर ये बताओ, मंथ में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, डिजिट की जगह अल्फा नहीं आ सकता, अक्टूबर लिख के नहीं आ सकता, अक्टूबर दिसंबर पूरा लिख के नहीं आ सकता, वो भी आ जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, कैपिटल ये है बी। तो सर फॉर्मेट स्पेसिफायर एक बार में एक ही दे सकता, हमने कहा नहीं, जितने चाहे उतने दे सकते हो, ए और बी दोनों दे दो, एक ही स्ट्रिंग में देना है लेकिन, स्ट्रिंग दो नहीं बनानी, एक ही स्ट्रिंग के अंदर। अब आप सोचो कि इन दोनों चीजों को बीच में कैसे दिखा, हमने कहा स्पेस से दिखा दो, डैश से दिखा दो, कैसे दिखाओगे वो आप दिखाओ, मैंने स्पेस दे दिया। तो अब इसी डेट के अंदर से दोनों चीजें एक साथ आ जाएंगी।
तो सर ये ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छे से आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके डेट को फॉर्मेट कर सकते, क्योंकि इसमें कॉनकैट नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें कॉनकैट फंक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही बार कॉलम लिख दिया और जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसे आप यहाँ पर दिखा दो। अभी कितने हैं, हमने कहा बहुत हैं, देखो अभी तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ, फिर सी भी है, फिर डी भी है, डी दोनों है, कैपिटल डी भी है, स्मॉल डी भी है। अब अगर मैं स्मॉल डी लिखूंगा तो डी फॉर डे, लेकिन न्यूमेरिक में डे आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ लिख दिया डी, डेट आ गई। लेकिन अगर मैं कैपिटल डी लिख दूंगा तो यही चीज इस तरह से आ जाएगी, सफिक्स प्रीफिक्स का यूज करके, 25th, 9th, 15, 25th, बहुत सारे तरीके होंगे। अब मैं आगे नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये तो खत्म ही नहीं होगा ऐसे, बहुत सारे हैं, कितने हैं सारे, पर फिर वो आराम से करवाए। ईयर, स्मॉल वाई 2 डिजिट का ईयर आएगा, कैपिटल वाई 4 डिजिट का ईयर आएगा। सर एक बार में ना पूरी डेट दिखा दो, एम डी वाई, सॉरी डी एम वाई, तो वाई का तो पता चल ही गया, कैपिटल वाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कंप्लीट ईयर। डे का पता चल गया, परसेंटेज डी, डैश डैश। अब मंथ का पता करो तो कॉमन सेंस कहता है कि परसेंटेज एम होना चाहिए, एम फॉर मंथ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है न्यूमेरिक वैल्यू के साथ। और कैपिटल एम लिख दोगे तो जनवरी से फरवरी मार्च वाला आ जाएगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो मैंने यहाँ पर परसेंटेज एम लिख दिया। ये देखो थोड़ा शॉर्ट हो गया कॉनकैट वाले अप्रोच। ये मोस्टली डेटाबेस पैकेजेस में सपोर्ट होता है, इसीलिए चलता है। जो मैंने वो फंक्शन पढ़ाए थे वो हर जगह मिलते ही नहीं। अब जैसे नाउ फंक्शन है, 4 साल पहले था ही नहीं, अभी आया है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए कॉम्पैक्ट पड़ेगी और इसी की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। चलिए भाई, तो डेट और टाइम से रिलेटेड जितनी चीजें हैं ये हमारी हो गई। ये काफी चैलेंजिंग होता है किसी भी डेटाबेस के अंदर डेट और टाइम को मेंटेन करना, क्योंकि सबसे थोड़ा दिक्कत किसकी आती है, फॉर्मेट की ही आती है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारी किसकी आती है, फॉर्मेट की ही आती है, ठीक है। अब हम उसको आसानी से अपना एडजस्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम ये सीखेंगे कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे अगर मुझे काम करना हो तो हम, ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैनुअल रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। भाई मैनुअली इंसर्ट करके 20, 15, 25, 30 तक इंसर्ट कर लोगे, कुछ कल कर लिए, कुछ आज कर लिए, प्रैक्टिस कर ली अपनी। बल्क में डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, एक बार में 10,000 रो इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा जो रिजल्ट आया है वो मैं ऐसे कॉपी करके पेस्ट ना करूँ, मैं सीधा क्वेरी चलाऊं, मेरा रिजल्ट किसी फाइल में जाके सेव हो जाए। क्योंकि जब मैं अपना रिपोर्ट बनाऊंगा कि देखो मैंने ये आउटपुट निकाला है, तो वो आउटपुट मैं किसी को फाइल में सेव करके देना चाहूंगा, फिर अटैच करके फाइल, कि मैंने ये चीज देखी आपके डेटा के अंदर। आपने जो मुझसे कहा था कि इस डेट से इस डेट के बीच की जितने भी ऑर्डर आए हैं फ्लिपकार्ट पर सब दिखा दो, या 12 बजे से 2 बजे तक कितने ऑर्डर आते हैं, तो अब वो हम आसानी से निकाल लेंगे डेटा, फिल्टर आसानी से कर लेंगे। ठीक है, हम देखना चाहते हैं कि सैटरडे संडे को ज़्यादा ऑर्डर आते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट पे या वीकडे में ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, अब हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जो भी हमने निकाला है वो हम कहीं किसी फाइल में रिजल्ट को सेव करके किसी को देना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, और उससे पहले इतना डेटा आएगा कहाँ से हमारे पास। ये तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि हम मैनुअली इंसर्ट करेंगे, ठीक है। या तो बहुत टाइम तक ऐसा हो रहा है ना, कई सालों से हम इंसर्ट कर रहे हैं, डेली 2-4 रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, तो कई साल बाद कई हजार हो गए फिर, तो हमारा कोर्स तो कितना है, मैक्सिमम 5 महीने का है ना, इतना इंतजार थोड़ी कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारा माई एसक्यूएल CSV फाइल के साथ बड़ी आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। तो CSV फाइल के साथ आप क्या कर सकते हैं, माई एसक्यूएल को कनेक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी।
तो अगर आपके पास आपका डेटा CSV फाइल में रखा है तो CSV फाइल से बल्क इंसर्ट हम कर सकते हैं MySQL के अंदर, या हम MySQL का जो भी सेलेक्ट क्वेरी का रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हम राइट कर सकते हैं इस CSV फाइल में। एक्सेल फाइल के साथ डायरेक्ट MySQL सपोर्ट नहीं होता, फिर सुनेंगे। अगर आप बोले नहीं सर मेरे पास तो एक्सेल फाइल में डेटा रखा हुआ है, एक्सेल फाइल से डेटा उठाकर मैं MySQL में रखना चाहता हूँ, तो कोई तरीका डायरेक्ट नहीं है। पढ़ते हैं अभी। अगर आपके पास एक्सेल फाइल हुई तो पहले आपको उसे CSV में कन्वर्ट करना होगा मैनुअली, या जैसे भी करोगे उसके बाद फिर आप MySQL में लेकर जा सकते हो। या फिर हमारे पास थोड़ा एडवांस आप आएंगे तो पांडास नाम की एक लाइब्रेरी है। पांडास लाइब्रेरी में एक्सेल फाइल को आप 2 लाइन का कोड बनाकर पढ़ते हैं और फिर 2 लाइन का कोड बनाकर उसे MySQL में जाके राइट कर देते हैं। तो 4 लाइन का टोटल कोड होता है एक्सेल फाइल को MySQL तक पहुंचाने का, अगर आप पांडास पढ़ते हैं तो। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है सर, इसे तो हम जानते हैं, इसको हम नहीं जानते, ये क्या होती है CSV फाइल। तो CSV फाइल की फुल फॉर्म पहले देखते हैं। सी का मतलब होता है कॉमा, एस का मतलब होता है सेपरेटेड, वी का मतलब होता है वैल्यू, कॉमा, सेपरेटेड, वैल्यू। अब इसे थोड़ा और बेटर वे में समझ, कोई भी मेरे पास टेक्स्ट फाइल है तो CSV फाइल का पहला रूल होता है कि ये एक टेक्स्ट फाइल होती है। मतलब इस फाइल के अंदर कोई इमेज नहीं आ सकती, कोई हाइपरलिंक नहीं आ सकता, इस फाइल के अंदर कोई आप बुलेट आइकन नहीं लगा सकते। जो भी है करेक्टर, 65,536 करेक्टर होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके इस फाइल को बनाया जा सकता है, इसमें कोई इमोजी नहीं आएगा। तो सबसे पहला CSV फाइल का कॉन्सेप्ट होता है कि ये टेक्स्ट फाइल होती है। इसका एक्सटेंशन .csv हो सकता है, इसका एक्सटेंशन .noida हो सकता है, .abcd हो सकता है, .india हो सकता है, .txt हो सकता है, इसका फर्क नहीं पड़ता। इसका एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, बट ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं CSV फाइल का एक्सटेंशन रखना .csv, जिससे रीडेबिलिटी बनी रहे कि हाँ ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाली फाइल है। बट इट इज़ नॉट ए रूल, इट इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन, है ना। तो इसका एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है। ये टेक्स्ट फाइल है, एनी एक्सटेंशन। तीसरा रूल, इस फाइल में जितनी लाइन होती हैं उतनी रोज कंसीडर करी जाती है। तो अगर आपने 50 लाइन लिखी है तो जब हम इस CSV फाइल का डेटा टेबल में पहुंचाएंगे तो 50 रोज कंसीडर होंगी। इसमें अगर 10 लाइन है तो 10 रो कंसीडर होंगी। ईच लाइन बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंट 1 रो, ईच लाइन। बाय डिफॉल्ट हम इसे बदल सकते हैं, ईच लाइन बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंट ए। अब सोचो, यहाँ पे लिखा है मैंने ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ऐसे करके लिखा हुआ डॉट 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 डॉट। तो ये एक रो हो गई। अगर ये एक CSV फाइल है मान लीजिए, तो ये CSV फाइल में एक रो कहलाएगी टेबल में जाकर, ये दूसरी रो कहलाएगी, ये तीसरी रो कहलाएगी। अब सर हर रो में कितने कॉलम होंगे, ये भी तो पता होना चाहिए, कॉलम कितने हैं हमारे। तो उसमें इसका नाम आता है कॉमा। हर रो में उतने ही कॉलम कंसीडर होते हैं जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया कॉमा। इसका मतलब है इस रो में 3 कॉलम हो गए, पहला कॉलम ए हो गया, दूसरा कॉलम बी हो गया, तीसरा कॉलम सी हो गया।
दूसरी रो में अब ये स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हर रो में कॉमा सेपरेटेड कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, तो वास्तव में इसका नाम सी एस बी की जगह सी एस सी रख देते तो और अच्छा हो जाता। सी एस सी मतलब कॉमा सेपरेटेड कॉलम। तो यहाँ पर बी की जगह सी अगर रख देते रखने वाला तो शायद आसान हो जाता, क्योंकि यहाँ पर जो एक रो के अंदर वैल्यू सेपरेट हो रही हैं वो वैल्यू कॉलम्स को क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो जो कॉमा है ये पहचान होता है कॉलम की। कॉमा से पहले जो है वो एक कॉलम, कॉमा के बाद जो है वो दूसरा कॉलम, और तब तक दूसरा कॉलम कंसीडर होगा जब तक अगला कॉमा ना आ जाए। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, हम बदल सकते हैं। हम कॉमा की जगह टैब स्पेस, सिंपल स्पेस, कुछ भी जो आप चाहते हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, आप बाय डिफॉल्ट ईच लाइन एक रो है, आप इसे बदल सकते हैं। आप कहें कि नहीं कॉमा से एक रो बनेगी तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम ऐसा नहीं करते। तो जो कॉमा होता है वो बाय डिफॉल्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो किसी भी एक रो में कॉमा आएगा तो वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, अब एक सीएसवी फाइल बनाते हैं, अब बनाकर उसे फिर अब हम इंसर्ट करते हैं। तो मैं मान लीजिए जो आपका स्टूडेंट का एक कोई रिकॉर्ड बनाता हूँ और उसे इंसर्ट करना चाहता हूँ, या अभी आपका एम्प्लॉय का टेबल चल ही रहा है तो एम्प्लॉय के टेबल में मैं और रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो क्या कैसे करेंगे देखेंगे। तो पहले एम्प्लॉय आईडी कॉलम है आपका, दूसरा कॉलम क्या था वहाँ पर, एम्प्लॉय नेम, तीसरा कॉलम क्या था, एम्प्लॉय सैलरी, चौथा कॉलम क्या था हमारा, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। मैंने जानबूझ कर कॉलम का नाम गलत लिखेंगे। आप कॉलम का नाम ए बी सी डी दे दो, का गा दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ कॉलम हमारे मैच होने चाहिए उस टेबल से जिस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। कॉलम के नाम क्या होंगे ये इतना मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने अभी कॉलम के नाम अलग अलग दे रखे हैं। अब मान लीजिए किसी की एम्प्लॉय आईडी मैंने 5001 दे दी, कॉमा नाम, अब नाम कहाँ से लाए नहीं लाए, तो मान लो ये दे दिया मैंने जडेजा, और सैलरी 40,000 कर दी, डिपार्टमेंट इनका कोडिंग कर दिया। एक एम्प्लॉय ले आई 5002 रॉबिन। रॉबिन कौन है सर? वो थप्पा मान लो, हमारे टाइम पर रॉबिन सिंह होते थे, उन्होंने बहुत मैच जिताए दोनों ने। ऑटोमेशन 5003 कर लो। ये कौन है सर? ये है जवागल श्रीनाथ, जो आज तक मैच रेफरी हैं। ठीक है, चलो, जब ये तीन इंसर्ट हो जाएंगे तो 3,000 भी हो जाएंगे, 3 लाख भी हो जाएंगे। ये फाइल आप अपना कहीं से एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको डेटा प्रोवाइड करती हैं सीएसवी फॉर्मेट में। ये फाइल आपके पास होनी चाहिए पहले से। अगर आप कह रहे हैं नहीं मैं तो ऐसे भी बनाऊंगा, तो इससे अच्छा है सीधे वहां जाके इंसर्ट कर लो फिर, जब टाइम लगाओगे बनाने में। तो हम ये मान के चलेंगे ये फाइल है मेरे पास पहले से। ये तो मैं आपको सिखाने के लिए टाइप कर करके लेकर आऊँ। अगर मुझे ऐसे ही टाइप करना होगा तो मैं सीधा टेबल में इंसर्ट कर दूंगा, एक एक्स्ट्रा स्टेप क्यों करूंगा फिर मैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरे पास है, और यहाँ पर मैंने इसका नाम कर दिया emp.cs। मैंने इसका एक्सटेंशन .csv नहीं रखा है क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीएसवी फाइल एक फॉर्मेट है, एक्सटेंशन नहीं है। अब आप उसका एक्सटेंशन भी .csv कर देंगे तो गलत तो नहीं होगा, अच्छी बात है अगर कर दोगे। डेस्कटॉप पे रखने की बजाय मैं इसको डी में रख लेता हूँ, क्योंकि डी का पाथ देना आसान है। देन डेस्कटॉप, इस क्लास में अभी 35 स्टूडेंट हैं, 35 में 30 को नहीं पता होगा डेस्कटॉप का पाथ क्या होता है।
इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप बीटेक फर्स्ट क्लास है क्या एमटेक फर्स्ट क्लास, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता होगा कि डेस्कटॉप का पाथ क्या होता है। डेस्कटॉप पर जितने भी फोल्डर फाइल जो जो चीज़ें रखी हैं ये कहाँ स्टोर होते हैं, कहीं तो स्टोर होती होंगी। तो डेस्कटॉप नाम से फोल्डर बनता है हमारे कंप्यूटर में। अब वो कहाँ बनता है, वो हमारे जो यूजर से सिस्टम चल रहा है उस यूजर फोल्डर के अंदर बनता है, जिस यूजर से लॉग इन किया है वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी बातें हम पाइथन में नहीं पढ़ते, बट हमें नॉलेज की अपने आप होनी चाहिए। फिर भी मैंने इन सब बातों को अलग करते हुए डी ड्राइव के अंदर मैंने आसान से लोकेशन पर फाइल को सेव कर लिया। अब इतना सबको पता हो। समस्या उन लोगों को आएगी जिनके कंप्यूटर में डी ड्राइव ही नहीं है। 1 टीबी की पूरी हार्ड डिस्क सी ड्राइव में लगी हुई है ना, क्योंकि वहां पर सी ड्राइव में परमिशन है ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सी ड्राइव के अंदर डायरेक्ट फाइल नहीं बनाएंगे, सी ड्राइव के अंदर पहले एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर के अंदर फाइल आप अपनी बना के रखिए, तब चलेगा। तो विंडो 11 में सी ड्राइव में, विंडो 10 में डायरेक्ट सी ड्राइव में कोई भी फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, रखना अलाउड नहीं है। तो आप सी के अंदर पहले एक फोल्डर बना के मैनुअली उसके अंदर फाइल रखना, तब चलेगा। और तब भी नहीं चलता है तो फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज जाके सिक्योरिटी में जाके आपको पहले परमिशन पूरी लेनी पड़ेगी। अब इस बात का पाइथन और जावा से कोई मतलब नहीं, इस बात का बीटेक एमसीए से कोई मतलब नहीं। ये कॉमन सेंस वाली बात है, कंप्यूटर से जो भी चलाता है उसे पता होना चाहिए। चलिए, ये फाइल बनाकर मैंने यहाँ स्टोर कर ली, देख लेना यार। अब मैं चाहता हूँ इस फाइल का डेटा मेरी एम्प्लॉय टेबल में आ जाए। जितना रिकॉर्ड है उतना तो होगा ही, बट ध्यान रखिएगा प्राइमरी की का वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो मैंने जानबूझकर जो रिकॉर्ड रखे हैं वो 5 वाली सीरीज के रखे हैं, 5000, क्योंकि 5000 सीरीज तो है ही नहीं मेरे को। अब ये इतना आसान नहीं जितना सुनने में कहने में लग रहा है, क्योंकि जब मैं इसको करके दिखाऊंगा तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हो जाता है। इसके लिए जरूर एक कमांड आती है, लेकिन वो कमांड लिखने से भी काम नहीं होगा, है ना। तो वो कमांड क्या है उसको देखते हैं, और वो कमांड लिखने से भी काम नहीं होगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको आज शेयर कर दूंगा। ये देखो, ये कमांड होती है लोड डेटा। लोड डेटा कमांड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सीएसवी फाइल से डेटा अपनी टेबल में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इस कमांड को मैं इस वाली कमांड को सेकंड वाली को लिखूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर लोड डेटा इन फाइल, और एज ए स्ट्रिंग पाथ, जहाँ पर आपने अपनी सीएसवी फाइल रखी है। तो मैंने डी ड्राइव के अंदर रखी हुई है, नाम है उसका emp.th इनटू टेबल, टेबल का नाम मेरा emp है। अब आपको बताना पड़ेगा जो txt फाइल यानी जो सीएसवी फाइल आप लेकर आए हैं उस सीएसवी फाइल में जो फील्ड्स हैं, फील्ड मतलब कॉलम है, वो किससे सेपरेट करें आपने, हमने कहा कॉमा से ही करें। तो यहाँ पर हम बताएंगे फील्ड टर्मिनेटेड बाई कॉमा, यानी कि जो सीएसवी फाइल है उसमें जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स को फील्ड कहते हैं, है ना। उसमें जो कॉलम्स हैं वो कॉमा से सेपरेट होकर हमने लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ बता दीजिए। ठीक है, और अगर आप नहीं बताएंगे तो कुछ माइस्क्वेल, कुछ डेटाबेस पैकेजेस टैब स्पेस मान लेते हैं, और कुछ डेटाबेस पैकेजेस कॉमा ही मान लेते हैं। इसलिए लिखना ज्यादा बेटर होता है ना। तो फिर सुनेंगे, अगर मैं ना बताऊं इस कमांड में कि जिस सीएसवी फाइल का डेटा मैं लोड करना चाहता हूं वो कैसे कॉलम्स को बनाकर ला रही है, तो बाय डिफॉल्ट ये कमांड
टैब स्पेस को कंसीडर कर सकती है या कॉमा को ही कंसीडर कर सकती है, और ये वेरी करेगा डेटाबेस टू डेटाबेस। ऑरेकल में कुछ है, माइस्क्यूएल में कुछ है, किसी में कुछ है, लेकिन लिख देने से जो कहोगे वही माना जाएगा। तो लिखना ज्यादा बेटर, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी CSV फाइल में कॉमा से सेपरेट थी कॉलम। ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट हर रो एक लाइन पर रिप्रेजेंट हो रही है। अगर आप कहते हैं नहीं, मैंने जो बनाई है CSV फाइल उसकी एक रो एक लाइन नहीं है, उसकी एक रो के बाद दूसरी रो बनाने के लिए मैंने हैश सिंबल का यूज किया है, तो आप यहाँ लिखेंगे ऐसे करके लाइंस टर्मिनेटेड बाई और फिर हैश। अगर आपने ऐसा करके आए थे वहां पर, और अगर आप नहीं, आप तो न्यू लाइन पर ही आए थे, तो न्यू लाइन पर तो स्लैश आई नहीं आया। तो ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड इस वाली फाइल का डेटा इस वाली टेबल में उसी ही ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में टेबल से रीड करेंगे उसी ऑर्डर के कॉलम में इस टेबल में राइट कर देंगे। पहला कॉलम वहां पर क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, पहले कॉलम की वैल्यूज इस टेबल के पहले कॉलम में स्टोर होंगी। अब आपको ध्यान रखना है कि वो कंपैटिबल होना चाहिए, क्योंकि फाइल में आप डेटा टाइप नहीं बनाते। CSV फाइल के अंदर आप सिर्फ कॉलम की वैल्यू बताते हैं। कॉलम का नाम आप कुछ भी बता सकते थे, उसका नाम ABCD तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पहली वाली रो है शायद वो इंसर्ट नहीं होगी, है ना। एक बार देख ले। तो अब यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया, उसके बाद फील्ड्स हो गई है, लाइंस हो गई है। अब देखो मैंने एक बात बोली, ये भी डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करते हैं। कुछ डेटाबेस में ये कमांड हमारी CSV फाइल की जो फर्स्ट रो होती है उसको इग्नोर कर देती है अपने आप। क्यों? क्योंकि माना जाता है पहली रो पर तो हेडर बनाए होंगे आपने, वो थोड़ी काम का डेटा होगा। और कुछ डेटाबेस क्या कहते हैं, नहीं हम तो पहली रो को उठाकर टेबल की रो बनाएंगे। अगर ऐसा इसने कर दिया तो फिर एरर आ जाएगी, क्योंकि वो तो मेरे कॉलम के हेडर हैं, उस नाम थोड़ी मैं रखना चाहता हूँ वैल्यू। तो मुझे मैनुअली फिर इग्नोर कराना पड़ जाएगा कि भाई पहली लाइन इग्नोर करो, क्योंकि वो हेडर है मेरा। तो अभी सब हमें देखना पड़ेगा, डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करता है। अगर मान लीजिए मुझे इग्नोर कराना पड़ गया, तो फिर आगे इसके लिखेंगे इग्नोर, इग्नोर 2 लाइन, इग्नोर 1 लाइन, इग्नोर इतनी लाइन। ठीक है। बहुत सारे यूज केस बनेंगे इसमें। फिलहाल मैं एंटर मारता हूँ अभी और देखते हैं क्या होता है। अगर मेरे में चल गया तो एक कोइंसिडेंस होगा, तो कि नहीं चलता है। चलने की पीछे वजह हो सकती है किसी बैच में मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले ही कर रखी है, बट आई गेस मैंने आपके सामने अनइंस्टॉल कर दोबारा इंस्टॉल किया था जब आपके बैच में इंस्टॉल कराया था ये। सही है। जो एरर आनी चाहिए थी वो सही आ रही है मेरी, तो यही एरर आपकी भी आएगी। सेम एरर। एरर क्या है? सिक्योर फाइल प्राइवेसी। सिक्योर फाइल प्राइवेसी के साथ MySQL चल रहा है। इसका मतलब है कि आप किसी भी डायरेक्टरी से किसी भी फाइल को उठाकर MySQL में नहीं लेके जा सकते, परमिशन ही नहीं। परमिशन डिनाइड की एरर आ रही है। तो टेक्स्ट फाइल भी तो TXT फाइल ही होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता ना। एक्सटेंशन .txt हो सकता है, CSV फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो मेरा कॉमा सेपरेटेड ही है। यहाँ पर जो एरर आ रही है वो एरर आ रही है कि आपका जो MySQL है वो आपकी किसी भी एक्सटर्नल फाइल को रीड नहीं कर सकता, सिक्योरिटी लगी हुई है। MySQL 5 तक ये सिक्योरिटी नहीं है। MySQL 5 वर्जन में ये हमारा सही चलता था। अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक पर्टिकुलर फोल्डर को अलाउ किया है। आप अपनी फाइलों को अगर टेबल पे लाना चाहते हैं तो वो सारी फाइलें कॉपी करके उस पर्टिकुलर एक फोल्डर है वहां पेस्ट मारो, वहां से ही रीड करता है बस। उस एक फोल्डर से, उसका नाम आप नहीं बताएंगे, वो पहले से फिक्स है, तो आपके कंप्यूटर में है पहले से, उस जगह जाकर रख दो, वहां से ही रीड कर लेगा। और वो फोल्डर आपको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो हिडन फोल्डर होगा। तो पहले आपको हिडन फोल्डर को इनेबल करना होगा, फिर उस फोल्डर के अंदर जाके आपको रखना होगा। चलते हैं। ये सारे स्टेप कॉन्फ़िगरेशन के हैं, बहुत ध्यान से इनको समझना है। सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर
यहाँ पर आपको एक फोल्डर नजर आएगा प्रोग्राम डेटा करके, जो कि नहीं आ रहा है क्योंकि वो हिडन फोल्डर होता है। जूम करके सुनो, यहाँ पर प्रोग्राम डेटा नाम से फोल्डर आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, आपका भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं व्यू पे जाऊंगा। अब देखो आगे का जो यूआई होगा विंडो 11 में थोड़ा अलग हो सकता है। विंडो 10 में व्यू पे क्लिक करने से ऐसा आ रहा है, विंडो 11 में ऐसा नहीं आता है। विंडो 11 में हमारा पॉपअप मेन्यू खुल जाता है ड्रॉप डाउन के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हिडन आइटम्स पे मैंने चेक करा, प्रोग्राम डेटा फोल्डर आ गया। इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर MySQL नाम से फोल्डर आएगा। ठीक है, इस MySQL फोल्डर के अंदर जाएंगे, इसके अंदर MySQL सर्वर नाम से फोल्डर आएगा। ऊपर पास देखते रहना, अगर बीच में भटक जाओ। MySQL सर्वर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर अपलोड नाम का एक फोल्डर होता है, यही वो फोल्डर है। तो जितनी फाइल रखनी है इस फोल्डर में जाकर रखते हैं, इस फोल्डर में परमिशन होती है। तो यहाँ से अगर आप किसी CSV फाइल को रीड करके टेबल में स्टोर करना चाहते हैं तो हो जाएगी। सिर्फ यही इकलौता फोल्डर है जिसको परमिशन दी गई। ठीक है, और इतना ही नहीं, जब आप सेलेक्ट क्वेरी के रिजल्ट को किसी CSV फाइल में राइट करते हैं तो वो फाइल इसी लोकेशन पर राइट होनी चाहिए, क्योंकि इसी फोल्डर में ही आपका सेलेक्ट क्वेरी से जो डेटा आएगा वो एक फाइल में सेव हो सकता है। कब? अगर वो फाइल इस फोल्डर में सेव आप करा रहे हैं। तो ये बड़ा थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि सर इतने अंदर फोल्डर के अंदर कैसे जाएंगे हम? ये तो हिडन फोल्डर के अंदर ये सब चीजें हो गई। एक आसान सा हमें अलाउ कर दो ना, कंप्यूटर में, हमारी तो कंप्यूटर है, चलो सर्वर पे ये सब हो रहा है तो समझ में आता है, इतना सब हम करना चाहेंगे, इतने सिक्योरिटी लगाना चाहेंगे फाइलों की। हमारा खुद का ही कंप्यूटर, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, तो हमें करने तो क्या दिक्कत आ रही है? तो आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो चीज? तो एक तो ऑप्शन यही है कि इस अपलोड फोल्डर के अंदर आप अपनी फाइलों को रख कर आएंगे, यहाँ से आप लोड डेटा का पाथ बताएंगे, हम इसके साथ इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा, ये जो MySQL सर्वर फोल्डर था, यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम होता है माई, MY। इसका एक्सटेंशन होता है इनिट, my.init। तो ये क्या होती है? ये MySQL की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है। यहाँ से आप बहुत कुछ चीज़ें अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। उतना ही घर जाके एडिट करना जितना मैं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा करने पर हो सकता है MySQL चलना ही बंद हो जाए। या तो सीख लेना पहले कि जो आप कर रहे हो इसमें वो क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इस फाइल को हम एडिट करेंगे। अब इतना आसान नहीं है जितना कहना आसान है। इस फाइल को एडिट करने की परमिशन ही नहीं है आपके पास। आप इसे एडिट करने जाएंगे, मना कर देंगे कि आप इसे एडिट नहीं कर सकते। हम क्या करने आए हैं? हम CSV फाइल अपने कंप्यूटर में कहीं भी रखी हो, वहां से रीड करके टेबल में डेटा स्टोर करने आए हैं। ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि परमिशन नहीं। परमिशन देने के लिए हमें इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस करने होते हैं। अब हमें ये भी परमिशन नहीं है कि हम इसमें चेंजेस कर पाए, तो फिर करेंगे कैसे? तो हमने कहा इसकी परमिशन बदलेंगे पहले, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल की परमिशन बदलेंगे। कैसे बदलोगे? हमने कहा राइट क्लिक करेंगे इस फाइल पर। ये सारे स्टेप बहुत सेंसिटिव हैं, सावधानी से आपको करने हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे इस फाइल पर, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सिक्योरिटी नाम से टैब आएगा, उस पर जाएंगे। जो भी आपका ये एडिट बटन आएगा इस पर क्लिक करिए। एडिट में जो भी आपका यूजर है वो आप सेलेक्ट करिए, यूजर। फिर से देखिए, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैं एडिट करने आया हूँ ताकि मैं CSV फाइल पर परमिशन दे पाऊँ कहीं से भी। ऐसा करने के लिए मुझे इस फाइल में चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन इस फाइल को चेंज करने की परमिशन भी नहीं है मेरे पास। तो पहले मैं इसकी परमिशन चेंज कर रहा हूँ। तो इस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, जो विंडो खुलेगी उसमें सिक्योरिटी नाम से एक टैब आएगा, वहां पर जाएंगे। सिक्योरिटी टैब के अंदर एडिट नाम का एक बटन आएगा, उस पर जाएंगे और फिर यूजर को सेलेक्ट करेंगे। यूजर को सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ देखो फुल कंट्रोल की जो परमिशन है वो आपका अलाउ ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो यूजर अभी आपका, इसको फुल कंट्रोल दे दो। जब फुल कंट्रोल दोगे तो सब चेक हो जाएंगे अपने आप। ये अब जो यूजर अभी चला रहा है कंप्यूटर, उसको इस फाइल को फुल परमिशन दे देगी, अब वो रीड करे, राइट करे, डिलीट करे, जो चाहे वो करे। तो सर हम ये किसी भी फाइल पे कर सकते हैं अप्लाई? ओके, हमने कहा पूरे कंप्यूटर की किसी फाइल पर आप ऐसा कर सकते हैं, परमिशन लगाकर आ सकते हैं कि कोई इसे पढ़ सकता है। जैसे चेंज करेगा होगा ही नहीं चेंज, कंट्रोल एस करेगा, करते रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। कंट्रोल एस काम ही नहीं करेगा। अब इस फाइल को ओपन करेंगे, डबल क्लिक कर दीजिए, ओपन हो गई। नोट पैड में ओपन हो जाती है, सिंपल नोट पैड में ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब देखो इस फाइल में आप क्या क्या चीज हैं जो चेंज कर सकते हैं। तो एक तो पोर्ट नंबर, अगर आपको बदलना हो तो यहाँ से जाके बदल सकते हो। अदरवाइज जब हमने इंस्टॉल किया था माई सिक्वल, उस समय पोर्ट नंबर की बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ से बदलना चाहो तो बदल सकते हो। उसके बाद एक यहाँ पर मैं अपने पहले काम की चीज दिखाता हूँ, बाकी चीज बाद में। सिक्योर फाइल प्राइवेसी, यही एरर आ रही थी मेरी। सिक्योर फाइल प्राइवेसी, यही एरर आ रही है मेरी। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरनली सेटिंग है, ये सेटिंग किस फोल्डर के लिए है? अपलोड फोल्डर के लिए, जो मैंने आपको दिखाया। तो आप अपने एसक्यूएल एडिटर से सिर्फ इस फोल्डर पे कोई फाइल रखी है उसे पढ़ सकते हैं, या इसी फोल्डर पे जाके कोई फाइल राइट करके आ सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आप जहाँ पर रखना चाहते हैं वो पाथ आप अपना देकर आइए। तो मैंने यहाँ पर ऐसे दे दिया डी ड्राइव। अब मैं डी ड्राइव से ही फाइलों को रीड राइट कर सकता हूँ, किसी और से करूँगा तो फिर एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ लिखते ही नहीं है तो पूरा कंप्यूटर हो जाता है। तो इसको एम्प्टी कर देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग बनाकर छोड़ दो, मतलब होल कंप्यूटर। सी ड्राइव, डी ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, जो भी कंप्यूटर में अटैच मीडिया है, सबके साथ अब आप अपना इंटरेक्शन कर दो। तो यहाँ पर पहला चेंज यही करना है मुझे, है ना। बाकी अभी हमने और चेंज नहीं करना। बाकी देखो और चीजें यहाँ पर आ रही हैं। कितने कनेक्शन है मैक्सिमम जो बनाए जा सकते हैं? 151। ठीक है। टेबल का साइज 91 मिलियन। ठीक है, चलो। हाँ, एक्सेप्ट। तो अब क्या होगा, अब ये फाइल अभी सेव नहीं है, अनसेव्ड है, क्योंकि यहाँ पर एस्टेक लगा हुआ है। तो कंट्रोल एस या फाइल में जाके सेव। अगर आपने फाइल की परमिशन नहीं ली होती, फुल कंट्रोल वाली, तो आप ओपन कर पाते, चेंज कर पाते, जैसे सेव पे क्लिक करते मना कर देते कि आप अलाउड नहीं है सेव कर, सेव ही नहीं हो। ठीक है। अब पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या है, उसको देखो। दूसरा काम यह है कि हमारा जो माई एसक्यूएल का सर्वर जब रन हो रहा है, तो वो पुरानी वाली सेटिंग के साथ ही चल रहा है अभी। तो मुझे पहले क्या करना होगा, माई सिक्वल सर्वर को शट डाउन करना होगा। उसके बाद फिर माई सिक्वल सर्वर को दोबारा अप करना होगा। तो सर हम ये तो कभी करते ही नहीं शट डाउन अप, ये सब बातें कहाँ से आ गई? जब हमारा कंप्यूटर बूट होता है, विंडो जब स्टार्ट होती है हमारा, उस समय माई सिक्वल का सर्वर अपने आप अप हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको पहले हमें रन करना पड़ता है, लेकिन हम कभी नहीं करते हैं। क्यों? बूट टाइम पर वो ऑटोमेटिक रन के साथ अपने आप रन हो जाती है। उनमें से एक माई सिक्वल सर्वर है। इसको यूज करने के लिए पहले माई सिक्वल सर्वर को रन करना पड़ता है। हमने कभी नहीं करा, हम तो एडिटर पर जाते हैं, अपना लिखते हैं पासवर्ड और शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माई सिक्वल सर्वर ऑटोमेटिकली जब बूट करते हैं उस समय रन होना शुरू हो जाता है। अब मुझे उसको स्टॉप करना होगा, दोबारा से रन करना होगा। जब माई सिक्वल सर्वर दोबारा रन होगा, तब वो नई वाली फाइल जो मैंने चेंज करी है इसको रीड करके अपनी सेटिंग लेकर चले, और फिर इसको दोबारा बंद करके चलाना पड़ेगा कमांड एडिटर। सेम एडिटर पे चेंज नहीं है।
दूसरा ऑप्शन यही है, कंप्यूटर रिस्टार्ट कर दो, फिर तो हो ही जाएगा। भाई कंप्यूटर रिस्टार्ट करेंगे तो ये अपना आप होगा, ये भी सही है ना? तो अब कमांड एडिटर को पहले क्लोज करना होगा। अब रीस्टार्ट करना सबको आता है, नया सीख लेते हैं। सर्वर को अप डाउन करना अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो कैसे करते हैं, क्या करेंगे, सर्च बार में जाएंगे कंप्यूटर के, और यहाँ पे लिखेंगे सर्विसेज। सर्विसेज नाम का जो हमारे कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन होती है, वो आपका लॉन्चर आइकन दिख जाएगा यहाँ पर। सर्विसेज पे जाके क्लिक करेंगे, तुम्हारे कंप्यूटर में जितनी भी सर्विसेज जिनको रन होने की जरूरत है तभी हम उनका यूज कर पाते हैं, वो सब यहाँ पर आ रही हैं। अल्फाबेटिकली अच्छी बातें आ रही हैं, जिग जैग नहीं है। तो आप किसी भी एक सर्विस पे क्लिक करके एम प्रेस कर देना, तो एम से शुरू होने वाली जितनी सर्विस हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। तो अब ध्यान से देखो ना, माई सिक्वल कहीं आ रही है, ड्रॉप जो डाउन एरो की है उससे नीचे अपना करते रहो। ये वो, ये आ गया माई सिक्वल। सर्विस कैसी है इसकी, रनिंग। और ये कौन सा मोड पर है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब होता है सिस्टम बूट होते ही रन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जहां जहां ऑटोमेटिक लिखा है उसका मतलब है कंप्यूटर चलते ही वो स्टार्ट हो जाएगा। और जहां पर मैनुअल लिखा है इसका मतलब है कि पहले प्रोग्रामर को या यूजर को वो सर्विस पहले खुद से मैनुअली स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब वो उसका यूज कर सकता है। ठीक है, तो अब इसको राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट। तो पहले स्टॉप होगी, फिर स्टार्ट हो जाएगी, या आप पहले स्टॉप कर दो, स्टार्ट इनेबल हो जाएगा। अभी इनेबल नहीं है, स्टॉप कर दिया, सर्विस आपकी स्टॉप हो गई, राइट क्लिक करके अब स्टार्ट हो गई। या जब आप किसी सर्विस को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है स्टार्ट का, रीस्टार्ट का, स्टॉप का, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो कहीं से कर दो, कर दी रीस्टार्ट। दोबारा समझ लो क्या करा हमने ये। हम चाहते थे कि हम माई सिक्वल के साथ पीएचपी फाइल को इंटीग्रेट करें। माई सिक्वल 5 वर्जन से ये अलाउड डायरेक्टली नहीं होता है। माई सिक्वल 5 वर्जन तक ये डायरेक्ट अलाउड था, कोई रोक टोक नहीं थी, है ना। माई सिक्वल 5 के बाद से जितने वर्जन आए हैं सब में पहले क्या करना पड़ता है, हमें अपनी फाइल जो सीएसवी है वो किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर में रखनी होती है। और वो फोल्डर हमारा माई सिक्वल एक हिडन फोल्डर के अंदर जाके बनता है अपलोड नाम से। अब हम उसको बदलना चाहते हैं, तो माई सिक्वल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसका नाम है माई फाइल, फुल फॉर्म इसकी माई डॉट इनेट होती है। ठीक है, ये फाइल में जाएंगे। ये फाइल कहाँ मिलती है, प्रोग्राम डेटा हिडन फोल्डर के अंदर, माई सिक्वल के अंदर, माई सिक्वल सर्वर के अंदर मिलती है। इस फाइल में जाके हम अपना जो सिक्वल सिक्योर फाइल प्राइवेसी वाला ऑप्शन था उसको हम क्या करके आएंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ सेट करके आएंगे। ऐसा करने के लिए हमें इस फाइल को भी पहले इसकी परमिशन बदलनी होती है। तो इसकी परमिशन बदलने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, एडिट करेंगे, यूजर सेलेक्ट करेंगे, फुल कंट्रोल देकर आ जाते हैं। फिर इस फाइल के अंदर जाते हैं और वो ऑप्शन सिक्योर फाइल प्राइवेसी उसको हम सर्च करते हैं। कंट्रोल ऐप से सर्च कर सकते हैं। मान लो आपको फाइल में नहीं मिल रहा है, आपको बहुत टाइम लग रहा है ढूंढने में, अभी तो चलो मैंने आपको ढूंढ के दिखा दिया, अब आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कंट्रोल ऐप से जाके लिख दो सिक्योर, ऐसे ही लिख दो, डाउन नीचे की तरफ सर्च करें। हाँ, आया। यहाँ तक मतलब इसकी जो हैश है ये कमेंट है, ये आपको बताने के लिए कि ये क्या है, ये एक्चुअल है जिससे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये आपने एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर दी। उसके बाद क्या करा फिर, उसके बाद माई सिक्वल सर्वर की जो सर्विस थी वो हमने रीस्टार्ट करनी है। क्यों करनी है,
क्योंकि जो माई सिक्वल सर्वर बूट टाइम जब हमारा सिस्टम बूट हुआ वो उस समय स्टार्ट हो गया था, तो उस समय जो इनिट फाइल रही होगी उन सेटिंग्स के साथ स्टार्ट हो गया। तो अब मुझे उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आप इससे बचने के लिए कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली आप ऐसा ही करते हैं। जब आप कोई ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, वो कहता है तो भी ये इफेक्ट आप डालेगा जब रीस्टार्ट करोगे, तो उसके पीछे का मकसद यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। आपको वो एब्स्ट्रैक्ट देना चाहते हैं कि इन बातों में ना पड़ो, इसलिए कहते हैं रीस्टार्ट कर लो कंप्यूटर। ये सब कर लिया। अब दोबारा से माई सिक्वल एडिटर ओपन करेंगे। अब यहाँ पर वो कमांड जो आप लिख रहे थे फिर से लिखेंगे, लोड डेटा इन फाइल, फाइल का पाथ डी ड्राइव के अंदर emp.txt इनटू टेबल emp terminated by comma line terminated by स्लैश। अब एरर अगर आएगी तो वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है, और फाइल प्राइवेसी वाले कोई और एरर आएगी तो देखेंगे क्या है, उसको फिर सही करने की कोशिश करेंगे, है ना। क्या करा, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू, क्या मतलब हुआ इसका, पहली रो को ही इंसर्ट कर रहा है, यानी जो आपने कॉलम के हेडर बनाए थे वो आपको नहीं बनाने। क्यों? क्योंकि वो पहली रो को टेबल के अंदर ही इंसर्ट करेगा, वो हेडर नहीं कंसीडर कर पाए। लेकिन सर जहां से फाइल आई है उसने बनाकर दे रखे हैं, तो मना थोड़ी करेंगे उससे कि आप क्यों दे रहे हो, क्योंकि आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस फाइल में ये नहीं होना चाहिए। तो सर ये पता कैसे चलेगा फिर कि इस फाइल में आप क्या लिख रहे हो ये। तो अब जिसने टेबल बनाई और जिसने ये फाइल बनाई वो दोनों एक ही इंसान है, तब तो पता है कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है। लेकिन अगर वो अलग अलग इंसान है तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हम जनरली लेकर आएंगे, फाइल में तो हम लेकर ही आएंगे। अब हम क्या बोलेंगे लोड डेटा से कि पहले वाली रो को टेबल की रो मत बनाना, वो तो हमारे हेडर है। तो यहाँ पर हम आगे फिर क्या लिखेंगे अपनी कमांड में, लोड डेटा फील्ड टर्मिनेटेड बाई लाइन टर्मिनेटेड बाई, और साथ में क्या बताया था मैंने, इग्नोर वाला। ठीक है, इग्नोर वन लाइन। इग्नोर वन, पहुंच गया, हमने कभी पहुंच गया होगा, देखो सेलेक्ट एस्ट्रे, हाँ यहाँ। थोड़ा सा डेटा वैसा हो गया है डिस्प्ले होने में। ठीक है, 5002 तो सही बता रहा है, 5001 में 500 गायब कर देंगे, डेटा तो सही है। एक काम करते हैं, पैसे फैच करके देखें, वेयर एम्प्लॉय आई डी इक्वल टू 500, पता चल जाएगा ये हमारा देखने में दिक्कत है या आया ही नहीं है डेटा 500 में। अगर फैच होकर आ गया मतलब आया है, देखने में दिक्कत है, मतलब देखने की दिक्कत है, डेटा तो वो साइज का, स्क्रीन साइज छोटा ज़्यादा है ना, इसके वजह से दिक्कत आ रही है, डेटा तो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये इतना आसान अभी भी नहीं है जितना अभी आपने सीख लिया है, मतलब ठीक है काफी कुछ सीख लिया है, सब कुछ अभी भी नहीं सीखा है। क्योंकि सिचुएशन क्या हो सकती थी, सिचुएशन ऐसी हो सकती थी, आपके फाइल में 5 कॉलम है, टेबल में 4 ही कॉलम है, वहां पर 3 है यहाँ पर 4 है,
भाई नंबर ऑफ कॉलम फाइल में जो आप लेकर आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम जितने टेबल में हैं, अगर वो सेम हुए तो ये आपकी क्वेरी सही है जो आपने अभी लोड डेटा वाली लिखी है। और अगर नंबर ऑफ कॉलम कम ज्यादा हो गए तो फिर आपकी क्वेरी ये और आगे बढ़ेगी। इतनी क्वेरी से अब आपका काम फिर भी नहीं है। तो देख लेते हैं। न्यू लाइन, लाइन टर्मिनेटर भाई हर रो, जो टेबल के अंदर फाइल से जब कोई रो टेबल में जाएगी तो कैसे पहचान करें ये रो खत्म हो गई है, स्लैश है। ये नहीं करेगा, आपको एक स्टैंडर्ड तो रखना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। चलिए, अब जो मैं आपसे कह रहा था उसको सीखे, ठीक है। मैंने एक दूसरी फाइल बनाई जिसका नाम emp2 कर दिया। txt फाइल है, इसको हटा दिया, या चलो इसको रहने देते हैं। और इसमें मैंने सैलरी नहीं बताई, क्योंकि सैलरी तो वहां पर मैंने डिफॉल्ट रखी हुई है। सैलरी मैंने नहीं बताई, जो आ रही है वो आने देते हैं। बाकी चीजें डुप्लीकेट हो ही सकती हैं एम्प्लॉय आईडी को छोड़कर। एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ पर 5 6 7 तक, ठीक है। अब देखो इसमें 3 कॉलम है, टेबल में मेरे 4 कॉलम है। अब यही कमांड अगर मैं लिख दूंगा एज इट इज, लोड डेटा इन फाइल emp2 .txt into emp fields terminated by comma, lines terminated by slash n, ignore one line, data truncated। सैलरी कॉलम के लिए डेटा ट्रंकेटेड है ही नहीं डेटा फाइल के अंदर, जबकि टेबल में मेरे 4 कॉलम है और यहाँ पर मैं 3 ही कॉलम लेकर आ रहा हूँ अपनी टेक्स्ट फाइल में। ऐसा तो हो सकता है, बहुत कॉमन सिचुएशन है ये तो, है ना। तो उस केस में फिर अब हम क्या करते हैं, अपनी क्वेरी को और आगे बढ़ाते हैं और उसमें हम लिखते हैं, जब फील्ड टर्मिनेटेड बाई हम कॉमा लिखते हैं, है ना, तो उसके साथ ब्रैकेट में बताते हैं कि किन किन कॉलम के लिए हमें वैल्यू को स्टोर करना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लोड डेटा emp2 इंटू emp, और उसके बाद हम लिखते थे फील्ड टर्मिनेटेड बाई कॉमा। अब इसी में हम कॉमा के बाद क्या करेंगे, कॉमा के बाद ब्रैकेट में बताएंगे कि इसके जो हमारे 3 कॉलम हैं वो टेबल के किन 3 कॉलम को मिलेंगे। तो पहला वाला कॉलम कहाँ जाना चाहिए हमारा, एम्प्लॉय आईडी में, और दूसरा कहाँ जाना चाहिए, एम्प्लॉय नेम है, ई नेम है, ई नेम, ई नेम। और चौथा वाला जो तीसरा है वो जाना चाहिए ई के पास। तो ये स्पेस, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर अपना लाइंस टर्मिनेटेड बाई और इग्नोर वाला आप अपना लिखिए। हाँ, ये जो कॉलम के नेम है वो डेटाबेस के कॉलम के नेम है। तो अब सीएसई फाइल का पहला कॉलम इस कॉलम में मैप होगा। अगर आपने पहले लिख दिया ई नेम तो उस फाइल का पहला कॉलम ई नेम कॉलम में जाएगा और डेटा मिसमैच होगा, एरर आ जाएगी, ठीक है। दूसरा कॉलम सीएसई फाइल का इस कॉलम में जाएगा, तीसरा कॉलम इस वाले कॉलम में जाएगा। और जब आप ये नहीं बताते थे तो जिस ऑर्डर में टेबल में कॉलम है उसी ऑर्डर में फाइल से रीड करके रख देते।
line submitted by this और ignore one line. कहाँ गलत कर स्लैश साइन में एरर आ रही है इग्नोर वन लाइन. देख फील्ड सबमिटेड भाई और इसमें एक बार स्पेस ना देकर देखते हैं. ईएमपी आईडी डिपार्टमेंट लाइन सबमिटेड भाई स्लैश इग्नोर वन लाइन. Load data in file directory path into table employee field terminated by क्या क्या कॉलम वन. अगर देखो ऐसा होता तो पहले वही नहीं चलना था. पहले भी चली गया. तो छोटी मोटी एरर चलो देखते हैं. EMP2 EMP टेबल में जाएगा. फिनिश टर्मिनेटेड भाई देख इतना लिखकर एरर करके देखें आगे ना चलना. बाय डिफॉल्ट लाइन तो न्यू लाइन से टर्मिनेट करेगा ही कि उसी की एरर आ रही है. इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू एम्प्लॉय आईडी फॉर कॉलम एम्प्लॉय आईडी. अच्छा इग्नोर नहीं करा है. छोटे मोटे गलती कर रहे हैं हम लोग. लोड डेटा इन फाइल डायरेक्टरी का पाथ एक बार एक मिनट देखते हैं. ये फाइल में एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट
ये तो हो गए फाइल के, अब इनसे तो मतलब ही नहीं है। 505 कॉमा जडेजा सही है सारा। कॉलम टू क्या था? हम्म, error in SQL syntax, check the manual corresponding to the Microsoft version provide syntax to use, ignore one line. Line number। नहीं वो तो बराबर कॉलम है तो चला था। यूज केस ये चल रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम फाइल में और टेबल में अलग अलग है, कम है इस बार ना, तो उसके लिए ये तो यही चलती है लास्ट। चलो एक काम करके देख लेते हैं, ज्यादा वाला तो बताएंगे पहले ये तो मुझसे। इस फाइल में कॉलम हेडर में हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी जो मुझे लग रहा है एरर वो इग्नोर से रिलेटेड कुछ आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, फाइल में अपना हेडर हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो वाली जो एरर बार बार मुझे मिल रही है शायद ना आए, बस इतने से हो जाएगा, आगे तो नॉर्मल चलेगा। फॉर कॉलम एम्प्लॉय आईडी रो एट फोर इंटीजर वैल्यू कॉमा। एक मिनट रुको, देखो कहीं कुछ ये कह रहा है। फॉर कॉलम एम्प्लॉय आईडी एट रो फोर 1 2 3 इंटीजर वैल्यू। देखो चल गया ना, इंसर्ट हो गया है। तो अब देखो, अभी जो इंसर्ट हुआ है उसमें जो जो मैंने हिट एंड ट्रायल करे थे, उसमें पहली एक मैंने चेंज करा है कि कॉलम के हेडर मैंने हटाए हैं, और कॉलम के हेडर हटाने के बाद इग्नोर लाइन वाली जो बार बार उस पर एरर आ रही थी, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। एक तो वो चेंज करा मैंने, तो ये आपका चल गया। दूसरा, यहाँ पर जब फाइल में मैं डेटा बना रहा था तो कर्सर लास्ट पर रखना है, एंटर नहीं मारना है। अब ये बड़ा ध्यान से देखने वाली बात हो, क्योंकि किसी को ध्यान ही नहीं रहेगी ये। अगर आपने यहाँ पर ऐसे करके एंटर कर दिया तो एरर आती रहेगी। तो जो बार बार एरर आ रही है उसकी एक वजह ये भी है। और आपको यहाँ से बैक स्पेस लाकर कर्सर को यहीं रोकना होगा, इसीलिए एरर आई थी लाइन 4 पे, क्योंकि लाइन 4 पर क्या है, कुछ है ही नहीं। लेकिन वो लाइन 4 मान रहा है क्योंकि न्यू लाइन तो आपने फिर भी लगा दी लास्ट में। तो ये बहुत छोटे छोटे और स्टैंडर्ड वाली बात है, तो ध्यान रखनी होंगी, जिसमें हमारा 15 मिनट लग गए।
ठीक है, तो अब अगर हम जाके देखें तो हमारा टेबल सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट करके देखेंगे तो जो सैलरी है उसके लिए हमारा ये सब देखो हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, लास्ट कमांड ये है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से इंक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, अब मैं आपको इस टेबल को किसी फाइल में सेव कर दो, लेकिन कोई पढ़ ना पाए उसे। वो कब पढ़ी जाए, जब किसी दूसरे कंप्यूटर के माई एसक्यूएल में उसे इंपोर्ट कर दी जाए। तो इसे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और वहां पर जाकर उसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी एक तरीका होता है, लेकिन उस तरीके में आप माई एसक्यूएल टू माई एसक्यूएल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। अब उसमें फाइल की बात नहीं रह गई, जो फाइल है वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है, इनक्रिप्टेड होती है फिर वो। तो उस केस में वो आप कर सकते हैं। तो निकाल कर आप उसे सीएसवी फाइल में सेव करिए। राइट करना सीखेंगे ना आप, जैसे रीड करना सीखा है ऐसे राइट करना भी आता है। नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से एसक्यूएल फॉर्मेट में डेटा रीड और राइट होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर डेटा को लोड के पहले क्या है मेरा, सेव करना, तो फटाफट से मैं ऐसे कर रहा हूँ ना जो इन्होंने कहा। तो मुझे क्या करना है, मुझे डेटा सेव करना है जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। तो सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। अभी मुझे यहाँ नहीं दिखाना, मुझे किसी फाइल में सेव करना है। तो ये कमांड होगी सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय फ्रॉम टेबल नेम। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनटू इनटू आउट फाइल, और उस फाइल का पाथ जहाँ पर आप लिखना चाहते हो। तो मैंने डी ड्राइव के अंदर result.txt नाम की फाइल बना दी। इस फाइल पर हम राइट करेंगे। अब इस फाइल पर जब आप राइट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट टैब स्पेस से सेपरेटेड वैल्यू हमारी राइट होगी, और हर वैल्यू हमारी न्यू लाइन पर राइट होगी, हर रो न्यू लाइन पर राइट होगी। अब देखो इस फाइल में जाकर रिजल्ट आपका राइट हो गया। तो हर वैल्यू कॉमा से ना होकर टैब स्पेस से सेपरेट होकर राइट हुई है। तो अब आप चाहते हैं टैब स्पेस की जगह कॉमा से राइट हो, तो ये आप यहाँ लिख देना। आपने फाइल का नाम बदल दिया और इसके बाद यहाँ लिख दो फील्ड्स टर्मिनेटेड बाई कॉमा। लाइन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बाय डिफॉल्ट कॉमा न्यू लाइन से तो टर्मिनेट हो ही नहीं। स्पेलिंग देखो कहाँ राइट कर दी। अब ये कह रहा था टाइम हो गया, अब छोड़ दो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी फाइल से डेटा रीड राइट करके ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है, लेकिन आपको एक एक्सपेरिमेंट मिला कि हम ऐसा कर सकते हैं। भले ही हमसे एक बार में ना हो, हमसे 3 बार में हो, या हो सकता है 3 दिन में हो, लेकिन ये पता है क्या होता तो है, देखा तो हमने होता हुआ, तो होता तो होगा ही। हमसे नहीं हो रहा तो कमी कर रहे हो कोई ना कोई। ठीक है, तो जनरली CSV फाइल से डेटा रीड राइट करना MySQL में पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर कि बल्क इंसर्ट आप कैसे कर सकते हो किसी फाइल से। ठीक है, तो आप बता सकते हैं जी ऐसे कर सकते हैं। चलिए आज इतना, नेक्स्ट क्लास में अब इसमें आगे पढ़ेंगे, जो भी होगा देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तभी हो पाएगा।